प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के लेसन में हमने एसएचएम करने वाले जर्रे की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम की, मशकी मसावत हासिल की थी। आज हमारा जो मकसद है, टॉपिक है, वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जर्रे की हटाव, रफ्तार और इसरा की मसावतें हमें हासिल करना है, जो इस तरीके से होंगी। हमें मालूम करना है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट velocity and acceleration of a particle performing SHM by using डिफरेंशियल इक्वेशन। आज ये पॉइंट हमें मालूम करना है। तो हमने पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल की थी वो इस तरह है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसके लिए हमने ये देखा था d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन के d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका इस्तेमाल करते हुए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इनकी मसावतें हासिल करना है। देखिए किस तरह हासिल की जा सकती है। तो यहाँ ये डेरिवेटिव है ऑर्डर 2 का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ इस पर से जो है हम पहले एक्सीलरेशन हासिल करेंगे। देखो इस तरीके से कि d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखिए ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर जाता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। यहां मैं इसे इक्वेशन 1 कहता हूं, मसावत नंबर 1। अब ये जैसा कि मुझे मालूम है एस ए सी बराबर डीवी बाय dt, रफ्तार की तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। तो ए सी बराबर डीवी बाय dt इज इक्वल टू डी बाय dt, और इस v की जो वैल्यू है dx बाय dt इस तरीके से लिखी जा सकती है। इसे सॉल्व करें तो ये d2x बाय dt स्क्वायर, देखिए d यहां पर 2 मर्तबा है, हासिल ज़रब है, d2x बाय dt स्क्वायर। ये मसावत नंबर 2 हो गई। यहां से हम ये देख रहे हैं कि d2x बाय dt स्क्वायर यानी ac होता तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी हम इसके अंदर में जो है ये पिछले सिलेबस में हमने एक्सीलरेशन को जो है a से जाहिर किया था। अब सिलेबस चेंज होने के बाद ये एक्सीलरेशन जो है a से जाहिर किया जा रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मसावत नंबर
1 और 2 से हम इस तरह यू लिख सकते हैं कि a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये मसौत नंबर 3 हम ये देख रहे हैं कि ये जो मसौत नंबर 3 है ये इसरा की मसौत है, यानी एसएचएम करने वाले जर्रे की इसरा की मसौत a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये मसौत नंबर 3 हुई। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए, मसौत 3 का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे चलता हूं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो है एक्सीलरेशन की इक्वेशन तुमको मिल गई। मसौत नंबर 3 पर देखिए किस तरीके से ये जो a है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो अभी अभी हमने ये हासिल की। ये a यानी ये इसरा है, इसे मैं dv बाय dt कह सकता हूं इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसरा रफ्तार की तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं, तो मैंने एक ही जगह पर जो है वो dv बाय dt लिखा। यहां देखो थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि dv बाय dx इंटू dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखिए, dv बाय dx इंटू dx बाय dt, ऐसा एक एडजस्टमेंट मैंने किया। यानी ये एडजस्टमेंट करने के बावजूद इस साइड को किसी किस्म की कोई तब्दीली इसके अंदर में नहीं होती, क्योंकि देखिए dx dx अगर कैंसिल कर दिए तो फिर से dv बाय dt, तो यहाँ एक छोटी सी एडजस्टमेंट dx से जरा और तकसीम मैंने यहाँ पर दिया। तो मैं ये देख रहा हूं कि dv बाय dx इंटू v, क्योंकि dx बाय dt v होता, जैसा कि हमने देखे v के जगह पर मैं जब dx बाय dt लिख सकता हूं तो dx बाय dt की जगह पर भी v लिख सकता हूं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये देखो कि v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। देखिए v dv और ये dx इधर जरब में चले गए। यहां ऐसा नहीं हो सकता कि d इंटू ही स्क्वायर, ऐसा नहीं किया जा सकता। dv एक टर्म है, जैसे अगर कुछ छोटी चीजें जाहिर करनी है, छोटी मिकदारें जाहिर करना है, तो हमने ये देखे थे कि अगर वो रफ्तार है तो उसको dv डेल v डेल्टा v इस तरीके से जाहिर किया जाता है। तो ये एक छोटी रफ्तार यानी कम मिकदार रफ्तार की जाहिर करने के लिए ऐसा मान के चलो कि dv से उसको दिखाया गया, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए ये v से v जरब नहीं कर सकते। तो यहाँ ये v यहाँ लिया मैंने सामने जरब में, v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पोजीशन जो है इंटीग्रेशन की पोजीशन बनती है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, देखिए इंटीग्रेशन लेने पर क्या होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेट v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन लेना है, किस तरीके से होगा इसका इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाय 2। जैसा इंटीग्रेशन का जो रूल हमें पता है वो ये है कि अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है x dx, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से होता कि इसके कुव्वत में जो है 1 से इजाफा होता,
पहले से इसकी कुव्वत जो है कुछ नहीं है, मतलब एक है, कुव्वत में एक से इजाफा होगा तो एक जमा एक, हाँ, और बटे जितना इसकी कुव्वत होती उतना ही नंबर बटे में होता। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स dx का अगर इंटीग्रेशन लिया जाए तो एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ जो चेंज है x के जगह जो है वो v है x के प्लेस पर, इसलिए यहाँ v dv का जो इंटीग्रेशन है वो v स्क्वायर बाई 2 होगा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये x dx का इंटीग्रेशन लेना है तो ये x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसे मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर को समझ लो इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया तो ये हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलाता हूं, लेट दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज c हियर, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। हमारी इक्वेशन जो है मसला नंबर 3 तक आए थे हम, मसला नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहता हूं। अब ये कि ये जो c है हमें पता नहीं है, c मालूम करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए किस तरह इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। अब ये कि बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करना है कि ये कि जो है वो आखिरी मकाम पर रफ्तार जो है वो c पर होती है, आखिरी मकाम पर रफ्तार c पर होती है, लेकिन जहां उसकी रफ्तार c पर होती है उस मकाम पर उसका जो हटाव है वो आजम होता है, और आजम हटाव जो है मतलब ये है कि वो जो उसका हटाव हुआ वो हैता के मसावी है। तो उस पर से इस तरह कहा जा सकता है कि when v is equal to 0 then x is equal to a, कि जब उसकी रफ्तार c पर होती है तो x की वैल्यू जो है वो a होती है। अब x की ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ी जो वैल्यू है वो a ही हो सकती है। तब ये कि जब वो मैक्सिमम किसी चीज को जिस तरीके से नीचे से ऊपर फेंकने के बाद उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जब वो क्रॉस करता है तो उसकी रफ्तार जो है वो 0 होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकने के बाद उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाती है, और एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसकी जो रफ्तार है वो c पर हो जाती है, और जब उसकी रफ्तार c पर होती है उस जिस्म के जरिए तय करदा वो आजम फासला होता है। मतलब यह है कि उस वक्त वो हैता की मसावी फासला तय करता है। माना कि यहाँ ऊपर फेंकने की बात नहीं है, लेकिन जब एक जिस्म जो है वो ऑसिलेट होता है तो हर आखिरी मकाम पर उसकी रफ्तार जो है वो c पर होती है, दोनों आखिरी मकाम पर उसकी रफ्तार c पर होती है, और उस वक्त में उसके जरिए तय करदा फासला हैता की मसावी होता है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये होगा 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये है x की वैल्यू a रखिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है वो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c यही रहने देता हूं। ये फैक्टर अगर मैं इधर ले लेता हूं तो हम ये देखेंगे कि c इज इक्वल टू जो हमें हासिल हो रहा है c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, इस तरीके से ये वैल्यू हासिल हुई। जब
जिसे मैं मसावत नंबर 5 कहता हूं। अब ये जो सी की वैल्यू मैंने निकाला मसावत नंबर 4 में रखने के लिए हमने ये वैल्यू को हासिल किया है, तो मैं इस तरीके से कहता हूं यहाँ कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 मसावत नंबर 4 और 5 से क्या होगा, देखिए कि v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और सी की वैल्यू जो हमने मसावत नंबर 5 में हासिल की वो ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना। अब यहां से देखिए कि ये 2 जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो बचा है v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मैं अगर यहाँ कॉमन निकाल लेता हूं तो इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या चेंजेस हुए यहाँ पर, ये ए स्क्वायर जो है वो प्लस है, ओमेगा स्क्वायर दोनों के अंदर में ये कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, देखिए v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और ये जो टर्म है ये रूट में रहेंगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा और ये टर्म रूट में रहेंगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मसावत नंबर 6 हो गई हमारी। तो मसावत नंबर 6 जो है ये रफ्तार का फिक्रा है। एसएचएम करने वाले जर्रे की रफ्तार की मसावत है। जिस तरीके से मसावत नंबर 3 एसएचएम करने वाले जर्रे की इसरा की मसावत है, अब ये इसरा की मसावत के बाद जो है मैंने यहाँ पर रफ्तार की मसावत हासिल किया मसावत नंबर 6 में। अब जो है आगे बढ़ता हूं कि हमने यहाँ पर इसरा और रफ्तार दोनों की मसावतें हासिल कर लिए। इसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट हटाव की मसावत हासिल करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 मसावत नंबर 6 से क्या हासिल होता है, देखिए मसावत नंबर 6 है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास मसावत नंबर 6। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं v बोले तो dx बाय dt। हटाव की तब्दीली की शरह को रफ्तार कहते हैं, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या चेंजेस हुए, सिर्फ मैंने इस v के जगह पर dx बाय dt रखा। इसे इस तरह लिखा जा सकता है dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को, इस टर्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता, और इसमें ये x ये फैक्टर है, इसलिए मैंने इस फैक्टर को जिसमें x मौजूद है ये x के जानिब लाया, तो ये होगा dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। देखिए ओमेगा अपनी जगह पर है और ये dt इधर जाता है, तो ये ओमेगा dt हुआ। मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूं, देखिए क्या हासिल होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इसका इंटीग्रेशन लेने पर देखिए क्या हासिल होगा, इंटीग्रेट dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
अंडर इंटीग्रेट ओमेगा dt होगा। देखिए दोनों जानिब इंटीग्रेशन लिया इसका, तो इसका जो इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x बाय a। अब ये थोड़ा एक अलग सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन ये क्यों, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर में जो है इसका प्रूफ है जो हम यहाँ पर नहीं ले सकते। हमको डायरेक्टली जो है ये याद करना होगा कि इंटीग्रेट dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा। अब ये कि यहां पर वो जो t फैक्टर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो t फैक्टर है इस तरीके से नहीं हो सकता। इंटीग्रेट ओमेगा जो है मैंने कांस्टेंट निकाला, तो इंटीग्रेट dt। अब वो जो t यहां नहीं दिखाई दे रहा है 1 तो है, तो t टू द पावर 0 होगा यहां पर नहीं। तब ये कि हमारा रूल ये है कि कुव्वत में एक से इजाफा होता है उसके, तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा यानी ओमेगा टी हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये टी है नहीं, लेकिन किसकी भी कुव्वत अगर 0 हो तो जवाब 1 आता। जैसा 10 की कुव्वत यहां पर मैं सिपर करता हूं तो वो 1 होगा। e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमें मालूम है, मतलब ये है कि यहाँ पर ये t टू द पावर 0 है जो दिखाई नहीं देता है, तो t टू द पावर 0 इसका अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो यहाँ उसकी कुव्वत पहले से 0 है, इसमें एक से इजाफा होगा तो ये होगा ओमेगा टी। और कुछ कांस्टेंट दोनों जानिब में इंटीग्रेशन लेने पर हम कुछ कांस्टेंट मिलाते हैं, तो वो कांस्टेंट ये मानकर चलो कि मैं यहाँ पर ये अल्फा मिलाता हूं, तो यहाँ ये अल्फा क्या है, तो अल्फा ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वैसे ही यहां ये जो सी था ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। देखिए अब ये कि ये साइन इनवर्स उधर गया तो ये साइन हो जाएगा, मतलब ये है कि x बाय a इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर के साइड में लिखता हूं तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो therefore this x is equal to a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। ये हो गया मसावत नंबर 6 तक आए थे हम, मसावत नंबर 7। ये जो मसावत नंबर 7 है एसएचएम करने वाले जर्रे की हटाव की मसावत है। मसावत नंबर 7 एसएचएम करने वाले जर्रे की हटाव की मसावत है। तो इस तरीके से हमने अभी ये पॉइंट एक जो डिस्कस किया है आज, वो ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम करने वाले जर्रे की तफरीकी मसावत का इस्तेमाल करते हुए हटाव, रफ्तार और इसरा की मसावतें हमने हासिल की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में आया होगा। इसके बाद जो और ये बहुत ही आईएमपी ऐसा पॉइंट है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट देखेंगे। जैसा ये है कि एसएचएम करने वाला जर्रा या उसके दो मकाम हम लेंगे। एक मकाम ये कि जब वो अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करता है, मतलब ये कि हरकत के दौरान वो औसत मकाम पर होता है और कभी आखिरी मकाम पर होता है। ऐसे दो मकाम को लेकर हम इस x की हटाव की जो है मुख्तलिफ मसावतें नेक्स्ट पॉइंट के अंदर में हम हासिल करेंगे, जो इस तरीके से होंगी।
इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट of a particle performing SHM तो यहां पर ये तो लिख ली जाएंगी, मगर दो सूरतें हैं कि दो कंडीशन है। when particle is at mean position, कि जब जर्रा जो है औसत मकाम पर है उस दौरान, और दूसरी जो कंडीशन है वो इस तरीके से कि when particle is at extreme position, आखिरी मकाम पर हो उस दौरान। तो ऐसी दो सूरतों में हमें जो है हटाव की मसाहत हासिल करना है, लेकिन हटाव भी उस जर्रे की जो SHM करता है। तो मैं पहले यहां पर हटाव की मसाहत लिखता हूं। देखिए तो सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज क्या है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, जो हमने पहले के टॉपिक के अंदर में हासिल की। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। अब ये हो गई एक जनरल हटाव की मसाहत, ठीक है, SHM करने वाले जर्रे की ये हटाव की जनरल मसाहत हो गई। अब हमें जो है वो दो कंडीशन में क्या चेंजेस इसके अंदर में आते हैं वो ये देखना है कि जब जर्रा औसत मकाम पर हो तो देखिए क्या होगा कि अगर जर्रा औसत मकाम पर हो, अगर जर्रा औसत मकाम पर हो तो अब ये कि अगर वो औसत मकाम पर हो कि आखिरी मकाम पर हो, दोनों सूरतों में अगर वो अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू कर रहा है, मतलब ये है कि उस दौरान वक्त जो है वो सी पर है। तो अगर जर्रा औसत मकाम पर हो तब भी ये t जो है वो 0 ही होगा, t इज इक्वल टू 0। और दूसरा यहां देखिए t इज इक्वल टू 0 और उसका जो हटाव है x इज इक्वल टू 0। जब जर्रा औसत मकाम पर होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं, हमें मालूम है ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इसका औसत मकाम है और ये है इसका आखिरी मकाम, इस तरीके से ये होगा, बराबर। अब ये कि औसत मकाम पर और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये है x। अब ये कि वो औसत मकाम पर ही हो तो x की वैल्यू 0, क्योंकि जब तक वो इधर नहीं बढ़ता ये कीमत नहीं बढ़ेगी। तो ये है कि x इज इक्वल टू 0, मतलब जर्रा जब अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करता है या अगर जर्रा औसत मकाम पर हो तो वक्त भी 0 और x इज इक्वल टू भी 0। तो ये वैल्यू मैं इसके अंदर में रखता हूं, तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1
मसाल नंबर 1 को किस तरह लिखा जा सकता, 0 इज इक्वल टू ए साइन, देखिए ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा, तो 0 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू 0, 0 हो गया, ठीक है, ये 0 बाय ए इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये है कि साइन अल्फा, साइन ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 0, तो हमें मालूम है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, and therefore value of alpha is equal to 0 here, sin alpha is equal to 0, तो sin of which angle is equal to 0, तो sin of 0 is equal to 0 means ये कि value of alpha is equal to 0, therefore alpha is equal to 0, तो alpha is equal to 0, ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, देखिए क्या होगा, तो therefore equation 1 implies x is equal to a sin, x is equal to a sin omega t, x is equal to a sin omega t, इस तरीके से ये मसावत यहाँ पर हासिल होंगी। यानी अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करता है तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। अब सेकंड कंडीशन देखिए इसके अंदर में क्या है कि अगर जर्रा अपनी हरकत आखिरी मकाम से शुरू करे अगर जर्रा अपनी हरकत आखिरी मकाम से शुरू करे तो तब भी ये t इज इक्वल टू तो 0 होगा, t इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, लेकिन ये x जो है इसकी कीमत चेंज होगी, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a हो सकता है। अब प्लस माइनस a क्यों लिया गया कि जैसा मैंने यहाँ पर अभी ये सिंपल पेंडुलम एक निकाला था, एक जानिब जो है औसत मकाम की मैं x ले रहा हूँ, उसी तरीके से ये दूसरी जानिब जो है ये फासला ये वजा x नहीं हो सकता। मतलब ये कि एक साइड में मैं जैसा कि आधादी खत के ऊपर में जिस तरीके से हम फासला क्यों ना हो कि कुछ एक साइड में जो है पॉजिटिव और दूसरे साइड के अंदर में जिस तरीके से हम नेगेटिव दिखाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर ये जो हटाव है, ये माहिदा की जो कीमत है वो प्लस और माइनस के अंदर में दिखाई गई है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। देखिए ये दो वैल्यू मसाल नंबर 1 में अगर मैं रखता हूं तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऊपर ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 मसाल नंबर 1 को इस तरह लिखा जा सकता है, या फिर ये कि एक इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखिए क्या होगा कि x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा, इस तरीके से वैल्यू होंगी। देखिए प्लस माइनस a बाय a इज इक्वल टू साइन अल्फा, देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ अल्फा बाकी रहा, तब ये कि a बाय 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इज दिस साइन अल्फा इज इक्वल टू
साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये कि यहाँ पर अल्फा की इस जाविये की क्या वैल्यू रखी जाए, क्या वैल्यू होंगी जिससे कि जवाब जो है वो +1 होगा। साइन ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू +1। तो यहां पर हमें मालूम है कि देयरफॉर ये अल्फा इज इक्वल टू जो है वो π/2 यानी साइन 90 इज इक्वल टू +1। और हमें ये भी पता है कि ये जो वैल्यूज है, चाहे साइन हो, कॉस हो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो, उसकी वैल्यू एंगल के अंदर में अगर 180 से इजाफा किया जाए, मतलब पाई से अगर उसके अंदर में इजाफा किया जाए जाविये में, तो वैल्यू दोबारा रिपीट होती है, लेकिन विद चेंज इन साइन। जैसा कि यहां पर ये π/2 है, मैं इसके अंदर में अगर पाई मिलाता हूं तो वो वैल्यू जो है अल्फा इज इक्वल टू, यहां जो दूसरी वैल्यू हासिल होंगी वो 3π/2। देखिए ये हाफ पाई है, इसके अंदर में एक पाई मिलाता हूं तो ये 3π/2 यानी देखो 1.5 पाई, 3π/2 इस तरीके से ये होगा। मतलब अल्फा की ये वैल्यूज हमने यहां पर हासिल की, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए कि मसावत नंबर 1 क्या बनेगा, देखो therefore equation 1 implies x is equal to a sin omega t प्लस π/2, ये हो गई अल्फा की वैल्यू। उसी तरीके से एंड x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 3π/2 इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन ये है कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2, इसे इस तरह लिखा जा सकता है a cos ओमेगा t, इसे भी उसी तरीके से लिखा जा सकता है a cos ओमेगा t। मतलब यह है कि अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करे तो यहां जो हटाव की जो मसावत है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और अगर जर्रा अपनी हरकत जो है वो आखिरी मकाम से शुरू करे तो हटाव की जो मसावत है वो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t होती है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर देखा कि पहले हमने SHM करने वाले जर्रे की हटाव की मसावत लिखी, और अगर वो जर्रा, यहाँ दो कंडीशंस बनते हैं कि अगर वो जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करे तो उस वक्त में t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, ये हमने उसके मसावत में रखकर जो हासिल किया अल्फा की वैल्यू जो 0 आई, उस पर से ये इक्वेशन हासिल हुआ कि अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करता है तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। इसी तरीके से अगर जर्रा अपनी हरकत जो है आखिरी मकाम से शुरू करे तो उस दौरान भी जो इब्तिदाई वक्त है वो 0 ही रहेगा, t इज इक्वल टू 0, और x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस a। ये वैल्यू मैं मसावत नंबर 1 में रखता हूं। तो सॉल्व करने के बाद मैंने अल्फा के यहाँ दो वैल्यूज हासिल किए, एक ये कि अल्फा इज इक्वल टू π/2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 3π/2। ये दोनों वैल्यूज मैंने इसके अंदर में रखा, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2 एंड x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 3π/2। तो यहाँ ये x इज इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस π/2, इसे cos ओमेगा t कहा जा सकता है। तो इस तरीके से यह हासिल हुआ कि अगर जर्रा अपनी हरकत आखिरी मकाम से शुरू करे तो
उसके जो हटाव की मसावत है x इक्वल टू a cos ओमेगा t होती है। इंशाल्लाह इसके आगे का जो पॉइंट है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।